सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले बीटिंग रिट्रीट की। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। बीटिंग द रिट्रीट भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। यह समारोह गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद 29 जनवरी की शाम को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के बैंड द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति भी मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति की, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं। भारत में बीटिंग द रिट्रीट समारोह पहली बार 1950 के दशक में महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की राजकीय यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था और तब से ये परंपरा जारी है। ये समारोह भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। जिनका संगीत हम सुनने वाले भी बात हो जाए, जिनका संगीत हम सुनने वाले हैं। आज के समारोह के प्रिंसिपल कंडक्टर यानी, और ये बिगुल का उद्घोष The President has arrived. The President's bodyguard will present the national salute. The track. उधर लखनऊ में महानगर पुलिस लाइन में बीटिंग द रिट्रीट का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्णा ने हिस्सा लिया और साथ ही DM विशाख जी अय्यर, मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर अमरिंदर कुमार सेंगर भी मौजूद थे। इस आयोजन में कई पूर्व IPS अधिकारी, पुलिसकर्मी और उनके परिजन भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद थीं। DGP राजीव कृष्ण ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया। बीटिंग द रिट्रीट एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों की अनुशासन की ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक रचना से दूसरी रचना सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगा दी है और इसके तहत जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नई नीतियां लागू की जा रही थी। UGC के द्वारा नए नियम लागू किए गए थे जिसका विरोध हो रहा था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में जो बेंच थी उसने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है और विशेषज्ञों को इन्हें भाषा में सुधार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल 2012 के जो पुराने रेगुलेशंस हैं वही लागू रहेंगे और इस पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यह निर्णय उस समय आया जब देश भर में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए UGC के नए नियमों का विरोध हो रहा था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में इसे एक तरफा और समाज को विभाजित करने वाला बताया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए नियमों पर रोक लगाने के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे सड़क पर उतरे थे, स्टूडेंट्स थे और यूनिवर्सिटीज के जो सामान्य वर्ग के एम्प्लॉयज थे। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी हैं। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए इसे समाज को बांटने से बचने के तौर पर महत्वपूर्ण बताया
और इसे सनातन मूल्यों की रक्षा में अहम बताया। वहीं कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय समाज में समानता को बढ़ावा देगा और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में यह कदम है। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। इसी को लेकर सड़कों पे बीजेपी के लोग भी जो उतर गए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि बजट आने वाला है, दिल्ली सरकार का बजट आने वाला है। अभी आपने राष्ट्रपति जी के भाषण में सुना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बिछाई है, भारत बिछा रहा है। आप बताइए, नोएडा से ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी ने बिछाई, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने बिछाई। इन्होंने कौन सी मेट्रो बिछाई बताओ। हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री बहुत आगे हैं, सड़क वाली मेट्रो नहीं बना रहे हैं, कोई पानी वाली मेट्रो बना रहे हैं। अब सोचो पानी में मेट्रो चलेगी। निश्चित तौर से मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी भाईचारा खराब करने के लिए बंटवारे का काम कर रहे थे, पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाना, फिर अपने परिवार के लोगों को अंदर करना, अगड़ा पिछड़ा करना, दलित करना, और पूरी तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ये देश सबका है, सबके एक समानता है इस देश के अंदर, और कानून ऐसा बने जो सबको एक समानता के साथ में देखे, चाहे वो अगड़ी जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, सबके लिए एक समानता का कानून होना चाहिए। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और निश्चित न्यायपालिका, मैंने पहले भी कहा था कि न्यायपालिका इस पर न्याय करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो मोदी जी ने जिस तरीके से बंटवारे का काम किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोक लगाई। भारत की सरकार, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, HM गृह मंत्री मानवर अमित भाई, धर्मेंद्र जी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। एक चीज कहता हूं, कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है, और देश के अंदर जब शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आया था कोर्ट में, तो उसका भी समर्थन किया, और EWS को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसमें सवर्णों को, उसका भी आरक्षण नरेंद्र मोदी ने ही दिया। देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी कहा कि हम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम
कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में जिन पॉइंटों पे डिस्कशन हुआ था तो उनमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन में जाएगा तो एटलीस्ट अभी जो विवाद हो रहा था उसको और बेहतर तरीके से अगर क्लेरिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक तरफ SC ST OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रोक लगाया गया है उस फैसले का उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने इसे देशहित में लिया गया कदम बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भी और जो भी किया वो बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये कानून लागू हो जाता तो पूरे देश का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते हस्तक्षेप कर देश को एक बड़े सामाजिक और शैक्षणिक संकट से बचाया है। उनके मुताबिक यह कानून न केवल शिक्षा व्यवस्था पर बल्कि सामाजिक संतुलन पर भी गंभीर असर डाल सकता था। इस बयान के बाद समर्थकों और स्थानीय लोगों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठा करके इस देश को बचाने का काम किया है। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दया शंकर मिश्र दयालु ने जौनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रयागराज में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस घटना से सभी को पीड़ा हुई है और यह मामला सबके संज्ञान में है। शंकराचार्य से स्नान करने की अपील की गई थी, जिसे वरिष्ठ नेताओं और खास करके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी समर्थन दिया था। यूजीसी मामले पर राज्य मंत्री दयालु जी ने कहा कि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के SIR बयान पर उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है और वोटर लिस्ट को शुद्ध करना समय की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट को शुद्ध करना समय की मांग भी है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मृतकों के नाम हटाए गए हैं और साथ ही शिफ्टिंग और विवाह के बाद नाम परिवर्तन जैसी विसंगतियों को भी दूर किया गया है। जिसमें निश्चित ही सबको पीड़ा पहुंची है और सब लोग इसको लेके संज्ञान में, लेकिन अब उनको स्नान करना चाहिए था। सब लोगों ने कहा भी, वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा भी, और उसको लेके क्या कहा जाए, उनको स्नान करना चाहिए था। चूंकि एक घटना हुई और उसके बाद सब लोगों ने उसको संज्ञान लिया और उम्मीद करते थे सब लोग की, सबकी बातें उनके तक पहुंची भी हैं। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा, उन्होंने स्नान नहीं तो कहा, तो उन्होंने उनको तो लौट आए, तो अब उसको लेके मुझको लगता है कोई कमेंट करना अच्छा नहीं।
जी, कोर्ट के संज्ञान के बाद मुझको लगता है कि अब कोर्ट उसका संज्ञान ली है और कोर्ट आगे उस पर निर्णय करेगी। तो अब ऐसे विषय पर अब कुछ भी कहना, क्योंकि एक विषय आया और कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है, तो हम सभी कोर्ट के फैसले के साथ हैं। कैसा निर्णय चाहते हैं आप? निर्णय जो कोर्ट कर, मैंने कहा ना, मेरी अपनी बात काहे आप ले रहे हैं। जो भी घटनाक्रम होता है, कोई निर्णय होता है, कोई संस्था कोई डिसीजन लेती है, समाज के लोगों को उस पर आपत्ति थी और संज्ञान लिया कोर्ट ने, तो मुझको लगता है कोर्ट का एक अच्छा फैसला आपको सुनने को मिलेगा। बीएचयू में 2 छात्रावासों के छात्र आमने सामने आ गए। आरोप है कि डिबाल छात्रावास के 4 छात्रों ने रुइया छात्रावास के एक छात्र को पीट दिया। विरोध स्वरूप रुइया छात्रावास के जो छात्र हैं वो लामबंद हो गए और मामले में बिरला छात्रावास के भी छात्र इसमें शामिल हो गए। आपसी झड़प की स्थिति की वजह से दोनों छात्रावासों के जो छात्र हैं वो आमने सामने आ गए। घटना के बाद कैंपस में पीएसी और आसपास के कई थानों की फोर्स को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। तनाव कम करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। छात्रावासों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों में आपस में किसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ है। उसी में कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के के ऊपर हमला किया गया है। लड़के को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जो बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र हैं और यहाँ पे अभी भी रहते हैं अनाधिकृत रूप से। इन्हीं को लेकर के अभी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पथराव की भी सूचना आई थी, हम लोगों ने वीडियोस भी देखे कि कुछ पथराव यहाँ पे जो छात्र आपस में लड़े हैं उस टाइम कुछ लाठी डंडा और पथराव इसमें बीच में थोड़ा बहुत हुआ है। उसी को लेकर के जब फोर्स आई है यहाँ पे तब ये तमाम छात्र जो हैं इधर उधर हो गए हैं और अभी इनको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो छात्र यहाँ पे कब्जा जमा के हैं उनको भी खाली कराया जाएगा कुछ? यहाँ पे अनाधिकृत रूप से किसी को भी अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में रहने के लिए और ऐसा कोई भी यदि छात्र पाया जाएगा जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहा है तो उसको यहाँ से निकाला जाएगा। हैदराबाद स्थित बेगमपेट एयरपोर्ट में 29 से 31 जनवरी 2026 को आयोजित देश के प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव आशीष चौहान और संजय टोलिया सहित अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ द्वारा वक्फ संपत्तियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कॉलेज परिसर से सटे हजरत हाजी हरमैन शाह के आस्थाने में तोड़फोड़ और हजरत मखदूम शाह मीना के 500 साल पुराने मज़ारों के ध्वस्तीकरण नोटिसों को गैर कानूनी बताया। मौलाना मदनी ने कहा कि ये दरगाहें 700 साल पुरानी हैं, जबकि कॉलेज की स्थापना 1912 में हुई थी। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दी कि वो भ्रामक प्रचार से वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन न करें और तुरंत नोटिस वापस लें। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा है कि 700 वर्ष पुरानी दरगाह हैं और जो नोटिस जिनके ध्वस्तीकरण का दिया गया है उसे वापस ले लिया जाए। और खबरों के बीच हम आपको लिए चल रहे हैं रायपुर, जहां पर इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। सुशासन बढ़ रहा है और उसका असर एक एक देशवासियों के ऊपर भी देखा जा सकता है। आज की इस प्रेस वार्ता में ये जो प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा
उपक्रम है जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ये देश विकास के नए शिखर को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं और बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं और इसलिए उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर प्रदान करना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जन धन बैंक खाता देना हो, हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीएम जनमन जो पीवीटीजी हैं उनके लिए योजना चलाना हो, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। और यदि नीति और नियत दोनों अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उनके नेतृत्व में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति का शुभारंभ हुआ है और इसका लाने का उद्देश्य ये है कि पहले घोषणाएं हो जाती थी कामों के, लेकिन वर्षों वर्षों तक या तो शुरू भी नहीं होता था काम या कई कई वर्ष पूरा होने में लग जाते थे। उस पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था और लेट लतीफ़ी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे वो संवाद करते हैं और जो भी विकास के काम होते हैं जिसमें कई तरह की रुकावट होती है, कहीं पर जमीन को लेकर, कहीं पर जन सुनवाई को लेकर, कहीं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, जिसके कारण काम शुरू होने में बहुत लेट लतीफ होता है। तो ये प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्योंकि सीधा संवाद होता है और उन तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रगति मॉडल को पेश किया है और उसकी खूबियों के बारे में वो बता रहे हैं। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।